अब तक की कहानी में आपने जाना भी मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बनने के बाद सुधार की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी पूर्वी यूरोप के वो देश जो कि यूएसएसआर गुट के अंदर शामिल थे, धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गए। उस टाइम मिखाइल गोर्बाचेव ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा था भी आप स्वतंत्र हो, आप अपना भविष्य है वो खुद तय कर लो भी कैसे क्या करना है। लेकिन अब बात आती है मिखाइल गोर्बाचेव के अपने घर की, यानी यूएसएसआर की। वहां पर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई भी गोर्बाचेव का खुद का घर ही टूटना स्टार्ट हो गया। तो किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं हुई और घटनाक्रम के बाद फिर यूएसएसआर किस प्रकार से टूट गया, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं फरवरी 1990 से, जब मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की जो संसद है उसके चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत कर दी। आपको पता है यूएसएसआर में इससे पहले केवल एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन गोर्बाचेव भाई साहब ने कहा भी नहीं, एक से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए, तभी सब कुछ सही रहता है। अब इस प्रकार की बातें जब उठने लगी तो विरोध होना स्वाभाविक था। 72 सालों के आसपास जो पार्टी एक छत्र राज कर रही थी सोवियत संघ के ऊपर, उसके जो प्रतिष्ठित जो लोग थे, जुड़े हुए उस पार्टी के जो लोग थे, वो तो घबरा गए, भैया अपनी चौधर तो जाएगी, हम तो फ्री की मलाई खा रहे थे, ये गोर्बाचेव तो हमें तहस नहस करके ही छोड़ेगा। तो इसलिए उसके जो समर्थक थे गोर्बाचेव के, वो भी उससे दूरी बनाने लग गए। और दूसरी ओर आम जनता ये कह रही थी कि गोर्बाचेव है वो भी गोर्बाचेव है वो बहुत ही स्लो मोशन है, वो काम कर रहे थे। और जबकि पार्टी वाले कह रहे थे भाई तू तो बहुत फास्ट चल रहा है, इतना फास्ट मत चल। तो जैसे ही राजनीति की शुरुआत हो गई, उसकी पार्टी के लोग नाराज हो गए और पार्टी में फूट पड़ गई। और अगस्त 1991 में तो गोर्बाचेव का तख्ता पलट की कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिश असफल हो गई, यानी पद से नहीं हटाया जा सका। हालांकि बहुत बड़ा ड्रामा है वो उस टाइम हुआ था। और तख्ता पलट हुआ था, उसके विरोध के अंदर बोरिस येल्त्सिन है, वो हीरो की तरह रूस के अंदर उभरे। और ये वही येल्त्सिन है जो आगे चलकर रूस के राष्ट्रपति है वो बने हुए, पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने थे येल्त्सिन। और इसके साथ साथ इसके सोवियत संघ के कई गणराज्यों के अंदर गृह युद्ध और अलगाववादी आंदोलन है वो भी शुरू हो गए थे। तो इनकी वजह से वहां पर अस्थिरता का माहौल हो गया और आम जनता का जीवन है वो बहुत ही दूभर हो गया। रूस की बात करें, आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, रूस के जो दो गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान, वहां पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए और उन आंदोलनों को दबाने के लिए आर्मी ने बमबारी की। और इसका मतलब ये था भी मानवाधिकारों का खुलकर उल्लंघन है वो वहां पर हुआ, लेकिन फिर भी आजाद होने की चिंगारी को दबाया नहीं जा सका। इसी प्रकार बात करें तजाकिस्तान की, तो वहां 1991 से लेकर 2001 तक, यानी 10 सालों तक गृह युद्ध है वो चला। और अजरबैजान का एक प्रांत था नगर्नो कराबाख, नाम याद रखिएगा, नगर्नो कराबाख अजरबैजान का एक प्रांत। वहां के जो लोग हैं वो आर्मेनिया प्रांत के अंदर मिलना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। इसी प्रकार जॉर्जिया के जो दो प्रांत थे उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए गृह युद्ध लड़ा। और इसके साथ साथ यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया ने अपनी ही सरकार को बदलने के लिए आंदोलन किए। और इसके साथ साथ कई देशों और प्रांतों के अंदर नदी जल बंटवारे को लेकर भी संघर्ष है वो चल रहा था। और अब बात करें आगे, तो यूएसएसआर के विभिन्न गणराज्यों के अंदर राष्ट्रीयता
और संप्रभुता की भावना है वो जागने लगी। संप्रभुता यानी हमारे ऊपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो, हम अपना डिसीजन खुद ले सकें। तो गणराज्यों की जो जनता थी वो इन चीजों को समझने लग गई थी और रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक सागर के पास जो राज्य थे, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये भी ध्यान रखिएगा बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। आप मानचित्र पर भी इनको देख पाएंगे भी ये बाल्टिक गणराज्य, पहले तो आप देख लें भी कहां लोकेशन है और इसके बाद में आप देखें भी उन तीनों स्टेट्स के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्यों में ये राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना सबसे अधिक देखने को मिली और यूएसएसआर की पावर है वो धीरे धीरे मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी, अर्थात वो आजाद होना चाहते थे। तो घर में अब फूट पड़नी स्टार्ट हो चुकी। मार्च 1990 के अंदर एक बाल्टिक गणराज्य लिथुआनिया, इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और ऐसी घोषणा करने वाला ये पहला सोवियत गणराज्य बना। और जून 1990 में रूसी संसद ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा है वो कर दी थी। दिसंबर 1991 की बात करें तो येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों के नाम रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने यूएसएसआर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। लो भाई, येल्त्सिन ने अपना खेल है वो कर दिया। तो इस प्रकार बोरिस येल्त्सिन इस सोवियत संघ के विघटन में सबसे ज्यादा भूमिका है वो अदा की थी। तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती गई और गोरबाचेव भाई साहब को ये सब कुछ क्लियर हो गया, भैया अब तेरी पार नहीं पड़ेगी। तो 25 दिसंबर 1991 को गोरबाचेव ने इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया। अब सोवियत संघ का अंत हो गया, आगे क्या कहानी चलेगी उससे पहले अब तक की जो स्टोरी हमने समझी है उसके आधार पर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक प्यारा प्रश्न बन के आता है और वो है सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। कोई 3-4 कारण है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब तक की स्टोरी की जो बातें निकल कर आई थी उन्हीं पर एक बार पुनः नोट्स रूप के अंदर चर्चा कर लें, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो इस पूरी स्टोरी को लिखने के बाद आप सोवियत संघ के विघटन के उन कारणों को भी नोट कर लीजिएगा। पहला है, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी वो अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। दूसरा कारण था कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार और आर्मी के सामान के ऊपर ज्यादा खर्च किया और इसके साथ साथ पूर्वी यूरोप के जो उसके गुट के अंदर शामिल जो देश थे उनके विकास पर भी खर्च किया। इसलिए खर्च किया ताकि वो उसके कंट्रोल में रहे, वो उसको छोड़कर नहीं चला जाए। इससे सोवियत संघ का आर्थिक बोझ है वो बढ़ गया। तीसरा कारण है कि पश्चिमी देशों के विकास की जानकारी जब सोवियत संघ के लोगों को हुई तो उन्होंने देखा भैया हम तो बहुत पिछड़ चुके हैं, क्योंकि वहां तो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे वाले तो यहां सोए पड़े हैं। तो अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही धक्का लगा। चौथा कारण हम कह सकते हैं भी सोवियत संघ की प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से जो गति है, उसकी जो स्पीड है विकास की, वो रुक चुकी थी, क्योंकि यहां पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का राज था और वो अपने जनता के प्रति किए हुए सारे वादों को, कर्तव्यों को भूल गई थी। भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था, नौकरशाही बहुत हावी थी और खाने की समस्या तक खड़ी हो चुकी थी। इससे सोवियत सरकार के प्रति जनता का विश्वास है वो धीरे धीरे खत्म होता गया। अब बात करें सबसे लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण जो रहा वो है अनेक गणराज्यों के अंदर
राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना है वो वहां पर जागने लग गई थी। ये अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूएसएसआर के विघटन का कारण साबित हुआ। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक जो गणराज्य थे, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, वहां पर यह चीज सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो इस प्रकार से सोवियत संघ के विघटन के ये कारण भी आपको अपने नोट्स के अंदर नोट करने हैं। अब एक बात और कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, और वो बात है, आपको मैंने मध्य एशियाई देशों के बारे में पहले बताया था भी, उन्होंने कभी मांग नहीं की भी हम यूएसएसआर से अलग हो रहे हैं, क्योंकि वो सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। जबकि शीत युद्ध के दौरान सभी लोगों को ये लग रहा था भी ये जो मध्य एशिया वाले जो देश हैं यानी गणराज्य हैं, ये सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता की मांग है वो उठाएंगे, क्योंकि ये जो गणराज्य हैं 5, ये धार्मिक और नस्ल यानी प्रजाति के आधार पर रसिया से अलग थे और आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़े हुए थे। आपको याद आ रहा है, ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे ना, तभी तो जो समृद्ध गणराज्य है और जो पूर्वी यूरोपीय जो देश थे जो इस गुट के अंदर शामिल थे, वो इस बात का विरोध करते थे भी आपने तो इस संगठन के अंदर गरीबों को जोड़ रखा है, गरीब देशों को जोड़ रखा है, पैसा तो आप उनके विकास के ऊपर लगा रहे हो, हमारा क्या खाक ध्यान रखोगे। तो इस बात को लेकर भी समृद्ध गणराज्यों के अंदर ये समस्या है वो थी। और अब देखिए, मध्य एशियाई क्षेत्र रसिया के लिए, यूएसएसआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। कारण क्या है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर पेट्रोलियम के यानी खनिज तेल के विशाल भंडार है, यही उनकी इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर बाहरी देशों के अंदर और तेल कंपनियों के बीच हमेशा संघर्ष है वो होता रहा था। आपको याद है 11 सितंबर 2001 की घटना जो अमेरिका में हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। तब अमेरिका ने ठान लिया था भी अब तो मैं आतंकवादियों को खत्म करके रहूंगा, और उसने अफगानिस्तान के ऊपर इसके लिए अटैक किया था। और उस टाइम अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने इसी क्षेत्र को अपना सैन्य ठिकाना है वो बनाया था, और इसके बदले में उसको किराया भी दिया था। चाहे उसने इराक के साथ कभी लड़ाई लड़ी हो या अफगानिस्तान के साथ लड़ी हो, अमेरिका ने हमेशा ही अपने सैन्य ठिकाने हैं वो यहीं पर बनाए थे। और रूस की बात करें तो रूस क्या कहता है, मध्य एशियाई के जो देश हैं वो कहता है ये मेरे निकटवर्ती विदेश हैं, और वो ये मानता है भी इन मध्य एशिया के देशों को रूस के प्रभाव के अंदर ही रहना चाहिए। और इसके साथ साथ चाइना भी तो पड़ोस में ही है इसके, तो पेट्रोलियम के कारण ही, उस खनिज तेल के कारण ही चीन के भी हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, हर कोई अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा था, उकसा रहा था, फायदा उठा रहा था, ये खेल चलता जा रहा था। क्योंकि आर्थिक रूप से ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, इसलिए इसने कभी अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं उठाई। हाँ, जब सोवियत संघ ही खत्म हो गया तब तो इन्हें कहीं ना कहीं जाना ही था, तो सब ये भी आजाद हो गए। तो इस प्रकार से अब तक आज की कहानी में आपने ये जाना भी किस प्रकार से गोर्बाचेव के आने के बाद सोवियत संघ के अंदर तनाव और संघर्ष है वो शुरू हो गया, और उसकी परिणति, उसका परिणाम ये रहा भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके बाद इस विघटन के क्या परिणाम रहे और उससे जो 15 गणराज्य बने उनका आगे चल के क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और वहां के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार की पॉलिसी है वो अपनाई गई। क्या समाजवाद रियल में अच्छा नहीं था, क्या पूंजीवाद ही अच्छा था, इन सभी तथ्यों को लेकर आगे हम बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा और कमेंट बॉक्स में आपको उस प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न सुन लीजिएगा ध्यान से। सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? पूरा नाम आपको उसका कमेंट बॉक्स में लिखना है।
और अब आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब एक साइड का ही मैटर था तो इस साइड का आप ये कंप्लीट लिख लें और उसके बाद में सोवियत संघ के विघटन के कारणों को आप नोट कर लें और साथ में संघर्ष और तनाव की बातें अगर आप यहाँ ऐड नहीं कर रहे तो लास्ट में आप लिख लें, चाहे आप वीडियो को पीछे जाकर उसका स्क्रीनशॉट ले लें संघर्ष और तनाव वाले मुद्दे का। और उसके बाद में मध्य एशियाई जो देश थे वो क्यों नहीं अलग होना चाहते थे और उसके बाद में उसको नोट्स फॉर्म के अंदर आप उतार लीजिएगा। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत। वो एक बात तो भूल ही जाता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आपको बताऊं अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, वही यूट्यूब चैनल का जो नाम है सिद्धि विनायक संगरिया, आप उसको भी ज्वाइन कर ले। वहां पर भी आपको आने वाले समय में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेगी और पहले का भी सारा मैटर वहां पर आपको उपलब्ध है, वो हो जाएगा और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है।